अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। और फिर डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, उससे फार्मूला डिराइव करेंगे, फार्मूला को चेक करेंगे और बहुत सारे एप्लीकेशन करेंगे। उसके पहले हम लोग समझते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। देखिए, हुआ ये कि जब एमकेएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट हैं। जैसे लेंथ ही ले लीजिए, बहुत लोग मीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई फुट यूज कर रहा है, कोई सेंटीमीटर कर रहा है, कोई एमएम कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई यो कर रहा है। तो साइंटिस्ट जब एसआई यूनिट लेके आए, ठीक है, एक तो यूनिट दे दिया और उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना पूरे दुनिया में एक सिंबल दे दिया जाए, एक निशान दे दिया जाए हर यूनिट के लिए, और उसी के सिंबल के टर्म में उसी का पावर चढ़ा के, उसी का पावर दे दे के सारी चीजों को लिखा जा सके, ठीक है। दैट मीन्स डायमेंशन क्या है कि जो बेसिक यूनिट होता है, जो फंडामेंटल यूनिट होता है, उस पर पावर दिया जाता है। एक बेसिक यूनिट लिख लिया गया, देखो लेंथ का, मास का, टाइम के पहले भी लिख चुका था। फिर क्या करते हैं, जितने भी डेराइव्ड यूनिट हैं इन्हीं के टर्म में लिखते हैं। जैसे पहले वेलोसिटी लिखते थे ना, मीटर पर सेकेंड, तो अब हम लेंथ के लिए हम एल यूज करा करेंगे और टाइम के लिए टी यूज करा करेंगे। इस तरीके से हम चीजों को डील करेंगे। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन लिखा हुआ है, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच यूनिट ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। समझिए, कहने का मतलब ये है कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका पावर दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि आप वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ है, तो हम लेंथ के लिए एक सिंबल यूज करेंगे एल, ठीक है। अपॉन टाइम, तो टाइम के लिए हमने एक सिंबल यूज कर लिया टी, ठीक है। अब यहां से देखो, ये ऊपर जाके पावर, यहां पे पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे एल टी -1, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना, ये हमारा एक कन्वेंशन है, उसको ब्रैकेट में ही रखते हैं। तो ये तो था हमारा डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब फिर से रिपीट कर देता हूं, डायमेंशन का मतलब है कि जब आप फिजिकल क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल दे दिए और फिर जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी हैं उन्हीं सिंबल के पावर के तरफ पे, उसी के पावर के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन होता है, जो डायमेंशनल इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे अभी, हम उसी के टर्म में लिखते हैं। इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अभी फार्मूला हम लोग बहुत सारा डिराइव करेंगे, तो उस डायमेंशनल फार्मूला के तौर पे लेफ्ट साइड में कुछ रहेगा, राइट साइड में कुछ रहेगा, उसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। डिटेल में आज इस टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया कि डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डायमेंशन क्या होता है, फिर हम बहुत सारे डायमेंशन अभी, चलिए अब हम लोग एक एक करके बहुत सारे डायमेंशन को लिखते हैं, समझते हैं। आपके बुक में एनसीईआरटी में लास्ट में पेज नंबर 214 से लेकर 218 तक टोटल 94 डायमेंशन लिखे गए हैं। उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस सीख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है कि किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, कि डायमेंशन लिखते कैसे हैं। एक चीज समझ लीजिए डायमेंशन लिखने के पहले कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं जिसका डायमेंशन हम निकालने वाले हैं, वो पूरे 11th में यूज होने वाले हैं, पूरे 12th में यूज होने वाले हैं। उस फॉर्मूले को आप लोग अभी देखे नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के आएंगे, परमिटिविटी के आएंगे, परमेबिलिटी के आएंगे। दैट मीन्स ऐसे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जो आपने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग इंटर में जस्ट एंटर किए हैं क्लास में, सेकेंड चैप्टर है। तो जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, बस जो फॉर्मूला है कि हाँ ये होता है, तो उससे डायमेंशन कैसे लिखते हैं ये आपको जान लेना है। फॉर्मूला कैसे आया है उसका टेंशन आपको अभी नहीं लेना है। फॉर्मूला बता दिया जाए कि ये फॉर्मूला है, फिर उस फॉर्मूले से डराइव कैसे करना है ये आपको सीखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अभी के लिए जो कुछ भी फॉर्मूला आएगा उसको आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है आपके पास।
क्योंकि वो चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स के फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट हमने कहा कि आप लेंथ का बताइए कि लेंथ क्या क्या होगा। तो लेंथ का तो जनरल लिखा ही गया था। देखो लेंथ के लिए हमने क्या यूज किया था, ब्रैकेट में एल। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई वेलोसिटी बताओ या स्पीड बताओ। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी होता क्या है, देखो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, लेंथ में। तो एल अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम के लिए हमने क्या यूज किया था, अभी देखिए कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी हो गया। तो वेलोसिटी का हमारा डायमेंशन क्या आ गया, देखो एल टी माइनस 1। ठीक है, थर्ड देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी अभी आपने निकाल लिया। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम, टाइम का टी। ठीक है, तो यहां से देखो ये टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2। पहले -1 था ही, ये आके -2 हो गया। ठीक है, फोर्थ मैंने कहा कि आप फोर्स बताइए कि फोर्स का क्या होगा। तो फोर्स आपने पढ़ रखा है, क्या होता था, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है, m। ठीक है, और एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला, इट इज एल टी माइनस 2। तो फोर्स के लिए हमारा क्या आ गया, देखो m एल टी माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट वर्क देखते हैं। वर्क क्या होता है, देखिए वर्क होता था F डॉट एस, दैट मीन्स फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। कॉस थीटा तो रेशियो है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो आपको किसका लिखना पड़ेगा, फोर्स का इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का। तो फोर्स का अभी आपने निकाला, देखो एम एल टी माइनस 2। ठीक है, और लेंथ ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका एल। तो यहां से क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क का। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर टॉर्क निकालना है, ठीक है, कि टॉर्क का क्या होगा, तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, दैट मीन्स आर एफ साइन थीटा। ठीक है, दैट मीन्स साइन थीटा का तो होगा नहीं, दैट मीन्स जो टॉर्क होगा, टाउ से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, टॉर्क का क्या हो जाएगा, एफ। एफ का होता है एम, अभी निकाला था देखो, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, और लेंथ, लेंथ का एल। तो यहां से आ गया, देखो क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। दैट मीन्स एक चीज देख लीजिए, जो टॉर्क का जो है और जो वर्क का है, डायमेंशन सेम आ गया। देख लीजिए, टॉर्क का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन सेम आ गया। दैट मीन्स आप याद रखेंगे कि वर्क का और टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी से थोड़ा सा रिलेटेड वर्क था। अब आप एनर्जी पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। अब देखिए कैसे सबका यूनिट सेम होता है, चाहे कोई भी एनर्जी हो, सब एनर्जी का यूनिट वही होगा जो वर्क का होता है। क्योंकि याद करिए, वर्क का डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, जूल, और हर तरह के एनर्जी का भी यूनिट जूल ही होता है। ठीक है, तो उसका डायमेंशन देख लेते हैं कैसे सेम होगा। हमने कहा एनर्जी, ठीक है, किसी भी तरह का एनर्जी का आपको डायमेंशन निकालना है। यहां देखो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी निकाल के देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर।
अब हाफ क्या है, ये रेशियो है, इसका तो निकलेगा नहीं। m मास का m और v का भी हमने निकाला था l t माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया देखो, m l स्क्वायर t माइनस 2। देख लीजिए, यही आपका वर्क का भी था। इससे क्या पता चला कि चाहे आप काइनेटिक एनर्जी लीजिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन निकालिए, या अभी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देख लीजिए एमजीएस करके, तब भी वही होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी करिए तब भी वही होगा। कोई भी एनर्जी हो, किसी भी तरह का एनर्जी हो, उसका डायमेंशन यही होगा, एंड दैट विल बी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एनर्जी। एक फोर्स से रिलेटेड एक चीज होता है इम्पल्स। इम्पल्स डिफाइन होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो इम्पल्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इम्पल्स फोर्स अभी हमने पढ़ा था एम एल टी माइनस 2 और टाइम का टी। इम्पल्स का क्या आ जाएगा देखो, एम एल टी माइनस 1। ये हमारा इम्पल्स आ गया। ठीक है, चलिए एक और फोर्स से रिलेटेड होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस डिफाइन होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अभी हमने पढ़ा क्या था, एम एल टी माइनस 2, और एरिया देखिए, एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू लेंथ, दैट मीन्स एल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये हमारा स्ट्रेस हो गया। ठीक है, याद करिए ऐसे ही प्रेशर होता था। प्रेशर भी क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का भी जो डायमेंशन होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही होगा जो स्ट्रेस का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लेते हैं प्रेशर। ठीक है, कि प्रेशर का क्या होगा, तो देख लीजिए प्रेशर। प्रेशर क्या होता था, इट इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और अभी हमने फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन निकाला, दैट मीन्स प्रेशर का डायमेंशन और स्ट्रेस का डायमेंशन दोनों सेम हो जाएगा, एंड दैट विल बी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, एक और होता है फोर्स रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये डिफाइन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये देख लीजिए फॉर्मूला, अभी सरफेस टेंशन आपको 11th में ही पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, तो टेंशन नहीं लेना है कहां से आया। ठीक है, अब सरफेस टेंशन का डायमेंशन आपको लिखना है, तो क्या होगा देखो, फोर्स का एम एल टी माइनस 2 और अपॉन लेंथ। लेंथ से लेंथ गया तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम, अब ये एल 0 हो गया, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और टी माइनस 2। तो ये आपका सरफेस टेंशन हो गया। कुछ और देखते हैं। लिखना तो समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। देखो ये सब बहुत आसान चीजें हैं। डायमेंशन लिखना मतलब बच्चों वाला खेल है। बस आपको फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, एक है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी फोर्स रिलेटेड है।
स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए F इक्वल टू के एक्स होता है, दिस के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसमें जो x होता है, दिस x इज इलोंगेशन और कंप्रेशन। एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, कहने का मतलब कि लेंथ होगा, तो यहां से k का डायमेंशन क्या आ जाएगा, इट विल बी डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है, अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो फोर्स क्या है, m l t माइनस 2 अपॉन लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट k का भी क्या आ गया देखो, m l 0 t माइनस 2। ठीक है, अब इसके पहले वाले का भी यही आया था। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट का भी क्या आ गया, फोर्स अपॉन लेंथ आ गया m t माइनस 2, ए एल एल से एल कट गया, अपना 0 हो गया। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं। ठीक है, टोटल हमने 12 कर लिए। देखिए आपके एनसीईआरटी में टोटल 94 गिवन है। ठीक है, अब 94 करने में बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को, तो 94 नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 क्या था, मास होता था, और r डिस्टेंस होता था, और ये फोर्स है। तो यहां से कैपिटल G का डायमेंशन क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन m1 m2, मतलब मास का डायमेंशन का स्क्वायर। यहां से देखो क्या आ गया, फोर्स का m l t माइनस 2। ठीक है, यहां डिस्टेंस का स्क्वायर है, दैट इज l स्क्वायर अपॉन ये मास का 2 बार मल्टीप्लाई, दैट मीन्स m स्क्वायर। यहां से देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, यहां 2 पावर है, यहां 1 है, m की पावर -1। ठीक है, l यहां पे है और वहां l क्यूब हो गया एंड t माइनस 3। दिस इज डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन जनरल। लीनियर मोमेंटम P होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होगा m और वेलोसिटी का होगा l t माइनस 1, तो मोमेंटम का हो गया हमारा m l t माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेन। ये 11th का ही टॉपिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब स्ट्रेन देखिए क्या होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन, लेंथ में या एरिया में या वॉल्यूम में, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब देखिए दोनों का सेम डायमेंशन है। ठीक है, तो कट छट के सब खत्म हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन हो गया। फिर है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग कैपिटल Y से लिखते हैं, और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, दैट मीन्स किसका डायमेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस का ही। स्ट्रेस का भी हमने पढ़े थे, फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स m l t माइनस 2
अपॉन एल स्क्वायर, तो क्या हो गया था देखो, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये हमारा यंग्स मॉडुलस का आ गया। ठीक है, अब कुछ और पढ़ते हैं, चैप्टर क्लास 12 के कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। चार्ज, ठीक है, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, वोल्टेज क्या होता है, ये सब। ठीक है, चलिए तो हमने करंट पढ़ रखा था, ठीक है। हमें निकालना है चार्ज का, कि चार्ज का क्या होगा। तो करंट हमें पता है, करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। करंट का होता है ए और टाइम का होता है टी, तो हमारा चार्ज का डायमेंशन आ गया। ठीक है, अब याद करिए वोल्टेज, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल, ये होता क्या था, ये होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क क्या है, देखिए वर्क था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम एल टी माइनस 2, और ये लेंथ से मल्टीप्लाई, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये वर्क। ठीक है, तो ये हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 वर्क हो गया, अपॉन चार्ज। चार्ज अभी हमने निकाला ए टी। यहां से देखिए पोटेंशियल का निकल गया, आपको क्या निकल गया, यहां से देखो एम, तो एम रह जाएगा। ठीक है, और यहां पावर 1 है, तो ये जाके -3 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी -3, और यहां ए की पावर 1 है, तो ए की पावर जाके उधर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस देखते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर से हम लोग रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस आर, V इक्वल टू आई आर, तो यहां से R का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ V वोल्टेज अपॉन डायमेंशन ऑफ करंट। ठीक है, अब अभी आपने वोल्टेज का निकाला, यहां पे देखिए M, ये था वोल्टेज का M एल स्क्वायर टी की पावर -3 और a -1। ठीक है, अपॉन करंट का, तो यहां देखिए पावर 1 जाके इधर पावर 2 हो जाएगा, तो यहां लिख देता हूं मैं रेजिस्टेंस का। ये क्या हो गया, देखिए ये खाली ऊपर जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी -3 और a की पावर -2, ये हमारा रेजिस्टेंस का हो गया। वोल्टेज का फिर अभी यूज करना है, इसलिए इधर किनारे लिख देता हूं, V इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी -3 a -1। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब पढ़ते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कि कैपेसिटेंस क्या होता है। क्लास 12th में एक फॉर्मूला है, ठीक है, कैपेसिटेंस वहां पे पढ़ा जाता है। 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर। उन तीनों का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ठीक है, वहां पे होता है Q इक्वल टू CV। Q क्या है, चार्ज होता है। ठीक है, C कैपेसिटेंस होता है, जिसकी वैल्यू हमें अभी निकालनी है, और V वोल्टेज होता है। ठीक है, तो यहां से C क्या हो जाएगा, देखो C हो जाएगा डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ V।
Q अभी हमने पढ़ा था AT, ठीक है, और V हमने निकाल के रखा हुआ है, देखो M L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। तो यहां से देखिए कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकल गया। क्या देखो, ये M ऊपर जाएगा तो -1, L केवल एक ही है तो ऊपर जाके -2, और यहां -3 है T में तो ऊपर जाके +4 हो गया, ठीक है, और यहां माइनस ऊपर जाके +2 हो गया। दैट मीन्स कैपेसिटेंस का निकल गया। ठीक है, समझ में आया? ये हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया। अब निकालते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में यूज होता है और उसका होता है F। ठीक है, वहां होता है वोल्टेज V इक्वल टू, ठीक है, L di/dt। कहने का मतलब कि वोल्टेज इक्वल टू L करंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से L का डायमेंशन क्या आ जाएगा, देखो L का डायमेंशन आ जाएगा वोल्टेज, दैट मीन्स M L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। वोल्टेज का हो गया M L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 इनटू टाइम का, दिस इज T, और अपॉन करंट का A हो गया। यहां से देखिए इंडक्टेंस का आ गया M L स्क्वायर T, यहां से देखो पावर 1 है और ये -3 है तो -2 हो गया। M L स्क्वायर T -2 हो गया और ये पावर 1 है तो ऊपर जाके -2 हो गया। दिस इज द इंडक्टेंस। ठीक है, चलो कितना समझ में आया? अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फुल नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको ई से डिनोट करते हैं एंड ई इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का हमें पता है M L T माइनस 2, ठीक है, अपॉन चार्ज हमने निकाल रखा है A P। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया, देखिए M, ठीक है, M L और ये पावर 1 है तो जाके -3 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम लोग फाई से नोट करते हैं। इट इज नथिंग बट E डॉट एस, दैट मीन्स E इंटू एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का कुछ होता नहीं है, कांस्टेंट है, और ये एरिया है। एस क्या होता है? एरिया, और E इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा? E का भी हमने निकाला, देखो M, और यहां देखिए ये एरिया है तो एरिया का L स्क्वायर, और यहां पे L तो ये L क्यूब हो गया। ठीक है, और फिर T माइनस 3 A माइनस 1। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो गया। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। B, हमें पता है कि F इक्वल टू होता है I L क्रॉस B। ठीक है, ये 12th में पढ़ते हैं, दैट मीन्स F इक्वल टू I L B साइन थीटा। ये साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? B का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स
अपॉन करंट का डायमेंशन इनटू लेंथ का डायमेंशन। अब फोर्स क्या होता है देखिए, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, अपॉन करंट का होता है ए और लेंथ का होता है एल। तो यहां से देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का आ गया एम, ठीक है, एम, एक एल गया तो एल जीरो हो गया, एम एल टी माइनस टू और ए माइनस वन, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का आ गया देखिए एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हम ईएमआई चैप्टर में पढ़ेंगे कि ईएमएफ, जो ईएमएफ होता है दैट इज ए टाइप ऑफ वोल्टेज, ठीक है, और होता है डेल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम। दैट मीन्स अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का निकालना है तो क्या होगा, ईएमएफ दैट मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज का हम लोग पहले से लिख रखे हैं, देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन इंटू टाइम का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारा जो डायमेंशन आ जाएगा दैट विल बी एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू, क्योंकि यहाँ माइनस थ्री है और यहाँ वन है, एंड ए माइनस वन। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। प्लैंक कांस्टेंट हम लोग का पढ़ते हैं E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू। E क्या है, 26, E इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वन अपॉन टाइम पीरियड। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी माइनस वन, ठीक है। और दिस इज एनर्जी, एनर्जी वही होता है जो वर्क का होता है, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहां से एच का आ जाएगा, आपको देखिए एच, स्मॉल एच, प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन, ये जाके प्लस वन हो जाएगा, और यहां से आपका एस की वैल्यू आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। तो ये हमने इसको 27 भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी अलग से बता दिया, ठीक है। तो हमने कर लिया 27। अब कुछ और देखते हैं हीट से रिलेटेड, ठीक है। 28 सबसे पहले देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फिर देखेंगे कि लैटेंट हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। तो 28 और 29 हम लोग फटाफट लिख लेंगे। देखिए हीट जो है, हीट केवल दो काम कर सकता है। अगर आप हीट देते हैं तो या तो ये टेम्परेचर रेंज करता है या फिर स्टेट चेंज करता है, ठीक है।
जब टेम्परेचर चेंज करता है, ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फॉर्मूला होता है हीट इक्वल टू मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। दिस एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जब स्टेट चेंज होता है, दैट इज सॉलिड से लिक्विड हो गया, ठीक है, या लिक्विड से गैस हो गया, वाइस वर्सा, तब दिस एल इज लेटेंट हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां से 28 आ गया हमारा। एस की वैल्यू देखो, एस का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ हीट, ठीक है, डायमेंशन ऑफ मास अपॉन डायमेंशन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट का क्या होता है देखो, जो वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है, मास का एम होता है और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में होता है। ठीक है, तो यहां से देखो एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा, देखो एल एम एम गया, एल 2 टी माइनस 2 के माइनस 1, दिस विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी देखिए, लेटेंट हीट कैपेसिटी कैसे निकलेगा, यहां से एल, एल का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ हीट, डायमेंशन ऑफ हीट अपॉन डायमेंशन ऑफ मास। तो यहां से देखिए डायमेंशन ऑफ हीट क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है, अपॉन डायमेंशन ऑफ मास। तो यहां से एल का डायमेंशन आ गया, एम से एम गया, दिस इज एल स्क्वायर एंड टी माइनस 2। ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया और लेटेंट हीट कैपेसिटी आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, हीट चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, वहां पी क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, वी वॉल्यूम होता है, पीवी इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, एंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। पी प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर का क्या होता है देखो, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर, तो ये हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, प्रेशर हो गया। सेकंड है वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एल क्यू। ठीक है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, मोल। ठीक है, दिस इज टेम्परेचर और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, के। यहां से आप डायमेंशन ऑफ आर लिख सकते हैं, देखिए दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहां से आर देखिए, पी का डायमेंशन अभी हमने निकाला, पहले आर लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ एन एंड डायमेंशन ऑफ टी। ठीक है, अब पी देखिए, पी आपने निकाला एम एल माइनस 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, वी वॉल्यूम एल क्यूब अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एमओएल एंड टेम्परेचर केल्विन आ गया। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट का क्या आ गया देखिए m, ये m हो गया, और यहां पे l की पावर -1, यहां पे q, इट विल बी l स्क्वायर, ठीक है, l हो गया, एंड t-2, ये t-2 है, एंड k-1 and more -1. This will be यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। हीट क्या एक और होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी देख लेते हैं। E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT होता है, ठीक है। क्या होता है? E इक्वल टू 3/2 kT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस विल बी 31। बहुत सारा पढ़ लिया हम लोग। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्मॉल केस डिनोट करते हैं। दिस इज E इक्वल टू 3/2 kT। E क्या है? एनर्जी है, ठीक है। T टेम्परेचर है, एंड दिस K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 3/2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। देखिए एनर्जी, एनर्जी होता है ml स्क्वायर t-2 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन, तो यहां से देखिए ml स्क्वायर t-2 एंड k-1। दिस इज डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब हम लोग वांडर वाल इक्वेशन देखते हैं कि वांडर वाल इक्वेशन के जो कांस्टेंट हैं उनका क्या डायमेंशन होता है, ठीक है। अब यहां देखिए वांडर वाल इक्वेशन लिखा हुआ है P प्लस A/B स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। जस्ट हम लोग कुछ देर बाद पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए जो ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, और डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? L3। तो B का डायमेंशन आ जाएगा L3। अगेन डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन डायमेंशन ऑफ B स्क्वायर। तो यहां से डायमेंशन ऑफ A क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ A हो जाएगा डायमेंशन ऑफ P। अब P क्या होता था? याद करो, P होता था फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का ml t-2 अपॉन L2, तो ये आ जाएगा ml-1 t-2। तो P का हो गया ml-1 t-2, ठीक है। और V स्क्वायर मतलब L की पावर 6, क्योंकि V जो है L3 है, स्क्वायर करेंगे L की पावर 6 हो जाएगा। तो यहां से A का डायमेंशन क्या आ गया? देखिए ये आ गया m, और यहां से आ गया L की पावर 5 एंड t-2। ये V का डायमेंशन हो गया, और A का डायमेंशन, B का डायमेंशन यहां लिखा हुआ है पहले, दिस इज L3, ठीक है। ये हमारा वांडर वाल इक्वेशन था। नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये O है। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, वो होता है डेल्टा Q, दैट मीन्स dQ अपॉन dt इक्वल टू KA dt अपॉन dx, ठीक है। अब यहां देखिए Q जो है
आपका हीट है। ठीक है, एक साथ लिख देता हूं। और हीट का डायमेंशन क्या होगा, जो वर्क का होता है, डेट मीन्स एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, और ये टाइम है तो इसका डायमेंशन टी हो गया। ये है के, इसी को निकालना है आपको। और ए मतलब एल स्क्वायर, और ये है टेम्परेचर, तो केल्विन अपॉन ये डिस्टेंस है तो एल। यहां से देखिए ये टी ऊपर जाके -2 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, और ये टी की पावर -3 हो गया। ठीक है, यहां से देखिए एक एल यहां पे है, ठीक है, और यहाँ एल स्क्वायर से माइनस होगा तो ये जाके एल हो जाएगा, और ये नीचे आना है तो एल, और ये के, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का हो जाएगा। तो यहां से देखिए के का क्या आ जाएगा, इट विल बी एम, और ये एल, एक एल बच जाएगा, एंड टी -3 के -1। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब हो गया। नेक्स्ट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, कूलम्ब्स लॉ करता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। दिस ε0 इज परमिटिविटी। 1/4π का कोई डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है, तो यहां से आप ε0 का डायमेंशन लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ Q1 Q2, ठीक है, अपॉन डायमेंशन ऑफ F, ठीक है, ये नीचे आएगा, और डायमेंशन ऑफ R²। अब Q का डायमेंशन आपको पता था 80 होता था, इट विल बी A² T²। ओके, F होता है ML T-2, एंड R² लेंथ है तो इट विल बी L²। ठीक है, तो यहां से देखिए अब ε0 क्या आ गया, ये M ऊपर जाएगा, M -1, एक L यहां पे है और 2 L यहां पे, तो L³ ऊपर जाके L -3 हो जाएगा। यहां T की पावर -2 और ऊपर ऑलरेडी 2 है, तो ये T की पावर जाके +4 हो जाएगा, और A2 ऑलरेडी A2 है ही। दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, वहां एक फॉर्मूला होता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर्स। अगर दो करंट है, एक है I1 दूसरा है I2, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो जो फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ, ये होता था μ0/4π 2I1 I2/R। ठीक है, अब 1/4π ये 2 का, और 1/4π का तो कुछ होगा नहीं। यहां से μ0 देखिए, μ0 क्या आ जाएगा, ये है फोर्स। फोर्स मतलब ML T-2, ठीक है, और ये है लेंथ, ठीक है, ये L आके यहां पे देखो, ये लेंथ हो जाएगा L, और एक L ऑलरेडी नीचे है तो इसे कट जाना चाहिए, और ये I1 I2 दैट मीन्स A² नीचे आ जाएगा। तो यहां से देखिए μ0 क्या आ जाएगा, देखो ये L से L गया, M
ये वाला L, ठीक है, T-2, ये T-2 और फिर ये ऊपर चला जाएगा A-2। ये आपका परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और मैग्नेटिक फील्ड V के बीच रिलेशनशिप होता है B इक्वल टू म्यू नॉट H, बट B क्या होता है याद करो, बाय-सवार्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R इक्वल टू म्यू नॉट H। म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, 4 पाई का कोई डायमेंशन होगा नहीं। ये देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये गायब हो गया। साइन थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो यहां से देखो H का डायमेंशन आ क्या जाएगा आपका, देखिए ये R² होता है, एक जाएगा यहां से, तो यहां से क्या बचा, देखो करंट ऊपर बचा, ठीक है, करंट का डायमेंशन अपॉन नीचे R का डायमेंशन, तो ये H का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इट विल बी A और L-1, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। 38 रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L अपॉन A। सबका डायमेंशन रखिए, R का क्या होता है M L² T-3 A-2, ठीक है। रो इसी का निकालना है, लेंथ का L और एरिया का L², ठीक है। अब यहां से रेजिस्टिविटी, ठीक है, देखो एक L चला जाएगा यहां से, यहां एक L और एक L कट गया, नीचे L बचा, ये L इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया M L³ T-3 A-2। ये आपका रजिस्टिविटी हो गया, ठीक है। 38 देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो ये m² होता है। ये k जो है लेंथ होता है बेसिकली, ठीक है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा L, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कहा गया है थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। और 1/t टाइम है, तो यहां से इसका क्या आ जाएगा T-1, ठीक है। ये आपका 39 था। अब मिटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², नंबर 40, I इक्वल टू m r², सिंपल है। m मास होता है और ये लेंथ ml² हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया एंगुलर मोमेंटम, 41 एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम L जो होता है I ओमेगा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ओमेगा अभी निकाला था T-1, तो क्या हो जाएगा m L² T-1, तो ये आपका मोमेंटम हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये होता है 2 पाई f या 2 पाई अपॉन t। 2 पाई का कुछ होता नहीं है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा T-1, क्योंकि 1/t टाइम, ठीक है। ये थे बहुत सारे हमारे डायमेंशन, ठीक है। हमने बहुत सारे डायमेंशन देख लिए, ठीक है। आपके बुक में और भी हैं, 94 डायमेंशन आपके बुक में दिए हुए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक ही लेक्चर में बहुत सारा डिस्कस नहीं कर सकते, तो जितना कर सकते थे उतना किया हमने,
अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट देखते हैं जो हमने पढ़ा है। ये क्वेश्चन जैसे देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये है एप्सिलॉन नॉट, ये है म्यू नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का डायमेंशन हम लोग कर चुके हैं अभी। ये टॉपिक 12th क्लास में मिलेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये जो क्वांटिटी है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के इक्वल आती है। दैट इसका डायमेंशन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी के डायमेंशन के स्क्वायर पे हो जाएगा। और वेलोसिटी का डायमेंशन आपने पढ़ रखा है एल टी माइनस 1 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है। अब कुछ डायमेंशन ऐसे, कुछ मतलब क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब डायमेंशन क्यों नहीं होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे यहां देखिए प्लेन एंगल, हमने आपको रेडियन इसी लेक्चर में समझाया है। रेडियन क्या होता था, प्लेन एंगल होता था। अब उसमें क्या होता था कि ऊपर भी लेंथ आता था और नीचे भी लेंथ आता था। लेंथ लेंथ कट के डायमेंशन लेस हो जाता है। वैसे ही सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता था, ऊपर आप सरफेस एरिया लेते थे और नीचे आर स्क्वायर लेते थे, तो दोनों का डायमेंशन कट के क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये जितनी भी क्वांटिटी यूज की गई है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ रखा है, अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें क्या था, दो वेलोसिटी का रेशियो होता है। ठीक है ना, तो डायमेंशन लेस हो जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। मेन है कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, अभी स्ट्रेन हमने किया भी था अभी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। थर्ड नोट देखिए, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट हो, या इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो, या रूट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट हो, इन सबका डायमेंशन टाइम के इक्वल आता है। ये जब आप क्लास 12th में जाएंगे और एसी चैप्टर पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी हम आप वैल्यू रख के, हमने कैपेसिटेंस का अलग से डायमेंशन निकाल रखा है, रेजिस्टेंस का भी निकाल रखा है, इंडक्टेंस का भी निकाल रखा है। आप रख के देखेंगे तो टाइम का ही डायमेंशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नोट पॉइंट है देखिए, कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिसका डायमेंशन सेम है। हमने जब किया था तब भी देखा था। ठीक है, कि मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन सेम होता है, वर्क, टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो ये हमने डायमेंशन देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है। ये डायमेंशन का जो कंसेप्ट है, इसका अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम लोग